हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका, वार्म वेलकम है आपका सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर आज आपके लिए क्या लेके आए हैं हम। आज आपके लिए लेके आए हैं बढ़िया सा एकदम जोरदार चैप्टर कारो 2020 स्टडी मटेरियल का है सर। रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 चैप्टर 7 सीए फाइनल ऑडिट नया सिलेबस। सर पढ़ते हैं फटाफट कारो 2020 की ओर। आप अपना स्टडी मटेरियल खोल लीजिए, उसमें सेम टू सेम कंटेंट आपको मिलेगा। जहाँ पे यहाँ पे आपको जो रेड पोर्शन दिख रहा है उसको खाली आपको वहाँ पे हाईलाइट करना है और आपका काम खत्म हो जाएगा। जस्ट स्टडी मटेरियल आपको ओपन करना है और साथ साथ में हाईलाइट करते जाना है। तो आपको लगेगा कि यार जो लास्ट डे रिवीजन के नोट्स है वो अपने वीडियो के अंदर ही बन गए। ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस वीडियो को देखने से। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बढ़िया सा टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आपका बढ़ते हैं कारो 2020 की ओर। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 8 क्लोजेस कवर की है, अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और फटाफट से खत्म करेंगे। 15 से 20 मिनट का ये वीडियो रहेगा। आप चाहे तो 2x में भी देख सकते हैं या 1.5x में देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सर रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 क्या बोलता है सर। एप्लीकेबिलिटी किसकी, सबसे पहले तो ये एप्लीकेबल है टू ऑल कंपनीज और फॉरेन कंपनीज, सबको एप्लीकेबल कर दिया। फिर आई बिप्सो। सर बिप्सो क्या है सर। बिप्सो आई बैंकिंग कंपनी, हम नहीं करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी, हम लोगों को इंश्योरेंस देते हैं, हम भी नहीं करेंगे। फिर आई 1 पर्सन कंपनी, सर मैं तो अकेला जीवन में अकेला आदमी में कहा कारों पे ये सब अर्किंग वगैरह बनाने बैठूंगा। और ऑडिटर बोलेगा सर ये 1 पर्सन कंपनी वाले पैसे भी नहीं देते इतने, तो उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया। फिर आई सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी बोली भाई मैं तो एनजीओ हूँ यार, मैं तो प्रॉफिट के लिए काम भी नहीं करता हूँ, तो ये सारा काम नहीं है। तो मैंने कहा कि तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, तुझे भी एग्जेम्प्ट किया। फिर आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पीछे से छुपके हुए आती है और बोलती है कि सर एक बात बताओ, भले ही मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ लेकिन मैं किसी भी पब्लिक कंपनी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, मेरा कोई रिश्ता नहीं है पब्लिक कंपनी से। पब्लिक कंपनी कौन सी सर, ना तो मैं उसकी होल्डिंग हूँ ना मैं सब्सिडरी हूँ। ठीक है, बढ़िया बात है। तो गवर्नमेंट ने बोला यार बात तो सोचने की है। फिर वो बोलता है कि सर ना तो मेरा पेड अप कैपिटल और जो मेरा रिजर्व, मेरी खुद की नेटवर्थ ही 1 करोड़ से कम है। मैं 90 लाख, मतलब आज जो प्रोपराइटर कमा रहा है या आज जो जॉब वाले कमा रहे हैं 1-1 करोड़ रुपए, जो सीए बन के जो आप लोग भी कमाओगे, उससे भी मैं कम कमा रहा हूँ। मतलब मेरी नेटवर्थ ही उतनी है, 1 करोड़ से कम है या एग्जैक्ट 1 करोड़। तो प्लीज मुझे एप्लीकेबल मत करो। गवर्नमेंट बोला ओके। फिर बोला कि सर मैं बोरोविंग ही इतनी नहीं है, मेरी जो बोरोविंग है वो भी मैंने 1 करोड़ से कम कर रखी है। अब पता चलता है कि सर वो सैलरी वाला बंदा है जिसको घर खरीदना है, उसका भी 1.5-2 करोड़ का घर होता है और मैं तो प्राइवेट कंपनी हूँ। बिजनेस करने के लिए जो बोरोविंग ले रही हूँ वो भी मेरी 1 करोड़ तक ही है, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिए। तो गवर्नमेंट ने बोला चल बच्चा माफ़ किया। फिर बोलता है कि सर मेरा जो टर्नओवर है, अब मेरा टर्नओवर ही 10 करोड़ से कम है, एग्जैक्ट 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो यार बढ़िया सी 3 कंडीशन लगा देते हैं कि भाई एक तो तू सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए किसी की भी। तूने अगर रिश्ता बनाया पब्लिक कंपनी से तो तुझे कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। प्राइवेट बोला ओके सर। फिर बोला कि सर पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस है ना, वो तेरा लेस देन, मतलब तेरी जो नेटवर्थ है ना वो लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ होनी चाहिए। फिर बोलता है कि सर बोरोविंग जो है ना सर, बोरोविंग इट शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़, मतलब बोरोविंग भी तेरी 1 करोड़ से कम ही होनी चाहिए या एग्जैक्ट 1 करोड़ होगी तो भी चलेगा। फिर बोला तू देख रेवेन्यू, तू तेरा जो रेवेन्यू है ना कच्चे में मत बेचना, लेकिन तेरा जो रेवेन्यू है ना वो 10 करोड़ से कम ही होना चाहिए या एग्जैक्ट 10 करोड़ होगा तो भी चलेगा, ये ध्यान रखना। और बोरोविंग पूरे साल के अंदर, मतलब बोरोविंग तो एट द एंड ऑफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कभी भी ले सकते, तो वो उस टाइम नहीं होनी चाहिए। और जो मेरा नेटवर्थ है वो एज पर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है सर। फिर बोलता है कि यार गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट जो ये ऑडिट रिपोर्ट है ना ये स्टैंड अलोन के लिए। अब खाली कौन सा के लिए आपको क्या देना है, खाली 21 क्लोज का एक रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो सारे ऑडिटर बोलते ओके सर। फिर बोले सर आपने, गवर्नमेंट ने बोला कि चलो मैंने कारो 2020 तो दे दिया, ऑडिटर बोला आपने कारो 2020 तो दे दिया, बस इसमें एडिशनल क्या। तो गवर्नमेंट बोलता है रुक जा मेरे भाई, 20 क्लोजेस है जिस पे तुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ऑडिटर बोलता है ओके सर कर देंगे। तो सबसे पहले बोला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बोला ठीक है सर क्या करना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। तो सर सबसे पहले ऑडिटर तुम ये बताओ कि तुमने जो पीपी, जो तुम्हारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कंपनी का, क्या उस कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे। तो ऑडिटर बोलेगा यस सर। तो करा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं करा है तो रिपोर्ट कर दो। तो सबसे पहले तो तुम रिकॉर्ड के बारे में बताओ। फिर ये बताओ कि जो इंटेंजिबल एसेट्स है उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करा है। यस सर करा है। फिर तीसरा बोलता है कि भाई एक बात बता, बुक्स में तो दिखा रहा है 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या फिजिकली तूने जाके देखा है या मैनेजमेंट रेगुलर इंटरवल्स पे फिजिकल वेरिफिकेशन करता है अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ, ऑडिटर बोलता है यस सर करता है।
तो बोलता है कि तुम इसका प्रूफ दो और बढ़िया सा एक डॉक्यूमेंट बना दो और हमें बता दो और यहाँ पे रिपोर्ट कर दो। अगर नहीं करती है तो, और सपोज डिस्क्रिपेंसी नोटिस होती है कि सपोज मेरे कंप्यूटर का माउस चोरी हो गया, बहुत सारे कंप्यूटर्स है उनका माउस चोरी हो गया, बदमाश एम्प्लॉयज थे वो अपने घर ले गए, ठीक है, तो फिर क्या करोगे? तो फिर सर कुछ नहीं, बुक्स में राइट ऑफ करेंगे, पीपी को लॉस दिखा देंगे वैसा। फिर बोलते हैं सर कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, कंपनी की बहुत सारी लैंड होगी, बराबर, कंपनी की बहुत सारी लैंड होगी, तो वो लैंड का क्या किया है, जो टाइटल डीड्स है उसकी, वो क्या कंपनी के नाम पे है या कंपनी के किसी भाई बंधु के नाम पे? तो ऑडिटर ने बोला ठीक है सर, वो भी हम आपको रिपोर्ट करके बता देंगे। फिर सर अगर 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 कंपनी के नाम पर नहीं है, तो सबसे पहले तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कंपनी के नाम पे नहीं है, उसके बाद उसका अमाउंट, ठीक है, किसके नाम पे आपने रजिस्टर करवा रखी है, एंड क्या वो प्रमोटर है, डायरेक्टर है या रिलेटिव है या फिर एम्प्लॉय है, और कौन से पीरियड में हेल्ड करिए प्रॉपर्टी, एंड रीजन क्या भाई तुम कंपनी के नाम भी करवा दो, ऐसा क्यों? तो गवर्नमेंट को ये 4-5 मैटर में बड़ी खुंदस थी, तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो भाई, मेरे को प्रॉपर्टी, तुम पीपी का ये सब चीज़ें बताओ। फिर ये भी बताओ कि अगर तुम लोग रिवोल्यूशन रिजर्व, जो हम लोग इंडिया एस और एएस में पढ़ते हैं, इंडिया 16 के अंदर पढ़ते हैं कि अगर रिवोल्यूशन करवाते आए, रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए। अब आज मैंने 10 साल पहले जो बिल्डिंग या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया होगा, उसकी वैल्यू और आज की वैल्यू ह्यूज डिफरेंस होगा, 100% होगा सर, होगा सर। तो अगर वो वैल्यूएशन में 10% से ऊपर नीचे है तो मेरे को उसकी भी डिटेल्स बताओ तुम। तो बोलेगा ठीक है सर, वो भी बता देंगे। और मेरे भाई ऑडिटर, एक चीज़ तुझे और एडिशनल करनी पड़ेगी कि ये जो बेनामी प्रॉपर्टी अगर रख रहे हैं, क्या कोई प्रोसीडिंग चल रही है, क्या इनके न्यूज़ में एडवर्स मीडिया कमेंट है, कि वो भी तुझे बताना पड़ेगा। तो ऑडिटर बोला सर मेरे को खाली आपको पीपी के अंदर 6 मीटर बताने हैं। 6 मीटर कौन कौन से बताने, जो लास्ट रिवीजन में मैं आपको बताऊंगा। सो सर 6 मीटर कौन कौन से बताने कि सर पीपी का पहले तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, वो हम लोग ऑलरेडी चेक करते हैं, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स के, प्लस कंपनी का जो बंदे हैं वो फिजिकली वेरीफाई करते हैं एसेट को या नहीं करते, और जो टाइटल डीड है वो इन द नेम ऑफ कंपनी होनी चाहिए, और पीपी का जो रिवोल्यूशन होना चाहिए, अगर रिवोल्यूशन हुआ है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है, अगर किया है तो 10% और मोर से ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है तो उसको डिस्क्लोज करो, और बेनामी प्रॉपर्टी अगर कोई कंपनी हेल्ड करती है तो उसके बारे में बताओ। तो ऑडिटर को बोला है इतना ही, बोला रुक जा मेरे भाई, ऑडिटर रुक जा। गवर्नमेंट बोला यार चलो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तो तू मुझे इतनी डिटेल्स ला के दे दे, अभी तू मुझे इन्वेंट्री के बारे में बता कि सबसे पहले तो इन्वेंट्री। अभी देखो इन्वेंट्री क्या है कि एक ऐसा आइटम है जिसपे फिजिकल वेरिफिकेशन से ही शानदार बेहतरीन कंट्रोल लिया जा सकता है। तो बोला कि यार बॉस तो मुझे एक इन्वेंट्री में एक काम कर कि मुझे ये बता कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है ना वो रेगुलर इंटरवल्स पे हुआ है। अभी कंपनी की 10,000 15 लाख करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है, तो क्या वो हर महीने या हर दिन वेरीफाई करते हैं कि भाई मेरा फिजिकल कितना, मेरा बुक्स में कितना। फिर जो कवरेज, जो इन्वेंट्री का जो कवरेज किया है, सपोज बोला कि सर मेरी 10,000 करोड़ की इन्वेंट्री मैं 5,000 करोड़ पर करूंगा, तो कवरेज और जो उन्होंने प्रोसीजर अपनाई है क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, तो वो भी तुम्हें बतानी पड़ेगी। और फिर तुमको पता चलता है कि फिजिकली तो 4,000 करोड़ की इन्वेंट्री है और बुक्स में बोल रही है 10,000 करोड़ की इन्वेंट्री, तो अगर वो डिस्क्रिपेंसी 10% और मोर है, यस सर 10% और मोर है, तो वो उसका डिस्क्लोज दे दो। तो गवर्नमेंट ने इन्वेंट्री का इस तरह से कंफर्ट ले लिया कि बोला कि तुम मुझे ये बता दे फिजिकल वेरिफिकेशन करके। फिर बोला कि कोई भी कंपनी अगर उसको वर्किंग कैपिटल सेंक्शन हुआ है 5 करोड़ से ज़्यादा, वो वर्किंग कैपिटल और उसका जो सिक्योरिटी का बेसिस है वो क्या होगा, करंट एसेट, तो तुम मुझे ये बताओ कि कंपनी क्या करती होगी, फाइल करती होगी किसको, बैंक, और बैंक को क्या करती होगी, क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल करती होगी, सर करती होगी। तो उसका मुझे ये बताओ कि जो रिटर्न्स और स्टेटमेंट में जो फिगर्स बता रही है ये लोग, टर्नओवर के, ट्रेड रिसीवेबल के, इन्वेंट्री के, क्या वो मैच कर रहे हैं फिनेंशियल से? ऑडिटर बोलेगा अरे यार ये तो मुझे एडिशनल चेक करना पड़ेगा, तो करो और बताओ। तो मुझे तुम इन्वेंट्री का तो बता दो कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर डिस्क्रिपेंसी है 10% और मोर से तो वो प्रॉपर्ली डेल्ट कर लिए इन बुक्स ऑफ अकाउंट। और दूसरा वर्किंग कैपिटल अगर तुम लोगों ने 5 करोड़ से ज़्यादा दी है तो उसका क्वार्टरली रिटर्न्स और अग्रीमेंट्स, सॉरी रिटर्न्स और स्टेटमेंट शुड बी अग्रीड विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर नहीं होती है तो क्या करना है, डिस्क्लोज कर दो, सिंपल। अभी आता है जोरदार खतरनाक, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। ये लोन, गारंटी, सिक्योरिटी और जो इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है, क्या मैंने किसी एंटिटी को दिया है? गवर्नमेंट पूछेगा मेरे से कि क्या तुमने लोन, गारंटी, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दिया है? ऑडिटर बोलेगा यस सर। किसको दिए? सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को दिए? बोलेगा हाँ सर। तो डिस्क्लोज कर सेपरेटली। सर अदर देन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और उसका भी डिस्क्लोजर करना है? हाँ सर, उसका भी
करना है। तो सर डिस्क्लोज क्या करना है? अरे भाई ऑब्वियस ही बात है, अमाउंट ही डिस्क्लोज करेगा और क्या करेगा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो अगर मैंने लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनीज को दिए है, एसोसिएट को दिए या जॉइंट वेंचर को दिए, तो उसका मुझे अग्रीगेट अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अदर देन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स को दी है तो उसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा? अग्रीगेट अमाउंट। अभी जो मैंने लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट जो दी है, क्या उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कंपनी के हित में है या नहीं है? अभी ऑब्वियस सी बात है, मैं कॉन्ट्रैक्ट से अग्री करूंगा टर्म्स एंड कंडीशन, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन हित में है कंपनी के या नहीं है? फिर बोलता है सर कि जो अभी मैंने लोन दिया, गारंटी दी, सिक्योरिटी किया, इन्वेस्टमेंट दिया, तो क्या अगर मैंने जो लोन दिया है क्या उसके रीपेमेंट और रिसीट्स रेगुलर है या नहीं है? रेगुलर है तो वो भी बताओ, और स्टिपुलेटेड है इन द कॉन्ट्रैक्ट, एंड वेदर द रीपेमेंट और रिसीट्स आर रेगुलर। इरेगुलरिटी तो नहीं कर रहा है। अभी 90 दिनों से मुझे पेमेंट ही नहीं मिल रहा है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, तो वो मुझे बताना पड़ेगा और डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि क्या मैंने रीजनेबल स्टेप्स लिए, क्या कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स लिए रिकवरी के। और अगर लोन्स और एडवांस है, अब सपोज कंपनी ने एक चालाकी की कि यार गवर्नमेंट इतना डिस्क्लोजर मांग रही है, एक काम करता हूँ मैं लोन्स और एडवांसेस दिए हुए हैं मैंने, अब वो आज ड्यू हो रहे, तो मैंने कहा कि एक फ्रेश लोन और एडवांस दे दूं ताकि तू पुराने को सेटल कर दे। तो ऐसा अग्रीमेंट तो नहीं किया है ना, और अगर किया है तो उसका अग्रीगेट अमाउंट आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी लोन्स और एडवांस भी दे दिए लेकिन विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और कंडीशन। अगर ऐसा कुछ हुआ है, सपोज किसी कंपनी ने किसी को दिए, तो भाई ऐसा तो क्यों दिया होगा? आज तुम भी सोचो कि आज मैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के इतने सारा पैसा 5,000 करोड़ का मैंने लोन्स, एडवांसेस, गारंटी और सिक्योरिटी दे दी, या लोन्स और एडवांसेस दे दिए, ठीक है ना। आइदर रीपेबल ऑन डिमांड पे दे दिया मैंने, या फिर विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एग्रीगेट अमाउंट बताना पड़ेगा उस लोन का एग्रीगेट अमाउंट बताना पड़ेगा। एग्रीगेट अमाउंट परसेंटेज टू टोटल लोन, जो मेरी टोटल बोरोविंग है उसका वो कवरेज कितना कर रहा है वो बताना पड़ेगा। और एग्रीगेट अमाउंट उस लोन में से मैंने कितना प्रोमोटर को दिया है, कितना रिलेटेड पार्टीज को दिया है, वो मुझे बताना पड़ेगा। सो ये आपका लिए है लास्ट डे रिवीजन के लिए। ये जो आपकी चीज़ें हैं वो है सर आपके लिए लास्ट डे रिवीजन के लिए। तो वो क्या बोलता है कि सबसे पहले मुझे क्या करना है कि तुमने क्या सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स को या अदर देन उनको अगर लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दिया है तो अमाउंट बता दो और आउटस्टैंडिंग बैलेंस बता दो। और टर्म्स और जो कंडीशन है ना वो प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए किसके? कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। और शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट हैज बीन स्टिपुलेटेड एंड रीपेमेंट्स आर रेगुलर, करेक्ट। अगर नो मोर देन 90 डेज तुम लोग पैसा नहीं दे रहे हो तो क्या रीजनेबल स्टेप्स लिया है रिकवरी का? लोन्स और एडवांसेस अगर ड्यू हो रहे हैं क्या तो तुम लोगों ने उसका रिन्यू कर दिया या फिर एक्सटेंड कर दिया, और फ्रेश लोन ग्रांटेड टू सेटल द ओवरड्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लोन। लोन्स और एडवांसेस विदाउट स्पेसिफाइंग द टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट। अगर तुमने कोई ऐसा लोन दिया है जिसकी तुम लोगों ने पीरियड ऑफ पेमेंट टर्म्स लिखी भी नहीं है, तो तुम उसका वो बता दो कि भाई अमाउंट कितना है और परसेंटेज ऑफ टोटल बोरोविंग कितना है, और उस अमाउंट में से कितना तुम लोगों ने प्रोमोटर और रिलेटेड पार्टी को दिया है। अब आते हैं छोटे छोटे छुटपुट सेक्शन, एकदम छुटपुट सेक्शन। अगला क्लोज आता है क्लोज 4। तो हम लोगों ने 3 पढ़े। सबसे पहला पढ़ा पीपी, दूसरा इन्वेंट्री, और तीसरा लोन गारंटी सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। फोर्थ वन इज आता है सेक्शन 185 एंड 186। तो तुम लोगों ने जो भी लोन्स गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट, ये रिलेटेड टू क्लोज 3 है। तो जो भी तुमने लोन्स गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दिया है उसमें सेक्शन 185 एंड 186 का कंप्लाई किया है या नहीं किया है, वो खाली तुमको डिस्क्लोज करना है। और अगर नहीं किया है तो तुमको डिस्क्लोज करना है, कर रहा है तो बराबर है। अभी डीम्ड डिपॉजिट का आता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या पढ़ा? पहला क्या पढ़ा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड। दूसरा इन्वेंट्री से रिलेटेड और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। तीसरा हम लोगों ने लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट। चौथा भी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, उसमें सेक्शन 185 और 186 कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर आता है सर डीम्ड डिपॉजिट। अभी डीम्ड डिपॉजिट क्या बोलता है मेरा कि भाई तुम लोगों ने ऐसा कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया विच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट एज पर द डायरेक्टिव्स इशूड बाय आरबीआई और सेक्शन 73-74 ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजन। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्या तुम लोगों ने प्रोविजन का कंप्लाई किया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया है तो उसका तुमको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अभी आता है सर अगला कॉस्ट रिकॉर्ड। तो पहला मैंने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। सेकंड इन्वेंट्री। थर्ड लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट। फोर्थ सेक्शन 185, 186। फिफ्थ इज डीम्ड डिपॉजिट। 5 उंगलियां मेरे 5 क्लोज खत्म।
सिक्स्थ क्लॉज आता है छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, कि क्या तुम लोगों ने कॉस्ट रिकॉर्ड है वो मेंटेन करा है प्रॉपर एज पर सेक्शन 148 में जो बोला गया है तुम लोगों ने मेंटेन करा है, और करा है तो बराबर करा है या नहीं। फिर आता है स्टेट ड्यूज ग्रेटर देन 6 मंथ। सबसे पहले तो अगर कोई मेरा स्टेट ड्यूज है वो अनडिस्प्यूटेड है तो कंपनी उसका रेगुलर पेमेंट कर रही है, तो कर रही है तो बराबर बात। लेकिन 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 ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग स्टेट ड्यूज जो डिस्प्यूटेड है, तो क्या वो मोर देन 6 मंथ खड़े, तो वो तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है। अभी एक चीज, सॉरी 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 फॉर दैट, कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टेचुटरी ड्यूज। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो अनडिस्प्यूटेड स्टेट ड्यूज है वो उसमें कंपनी रेगुलर पेमेंट कर रही है, तो यस कर रही है। फिर क्या बोल रही है, फिर क्या बोल रहा है, इफ नॉट, अगर नहीं है ऐसा, मतलब रेगुलर नहीं है, तो द एक्सटेंड ऑफ द अरियर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टेट ड्यूज, मतलब ऐसे कितने स्टेट ड्यूज है जो कंपनी रेगुलर पेमेंट नहीं कर रही है, और फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ फ्रॉम द डेट व्हेन दे बिकम पेबल। लास्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 6 महीने से पुराने कौन से ऐसे स्टेट ड्यूज है जो कंपनी पे नहीं कर रही है। आज मैंने जीएसटी नहीं पे कर रहा और 6 महीने हो गए मेरे, सो 6 महीने से मैं जीएसटी पे ही नहीं कर रहा, तो उसका अग्रीगेट अमाउंट तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब स्टेट ड्यूज, ऐसे स्टेट ड्यूज जो डिस्प्यूटेड है, जो डिपॉजिट नहीं किए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, डिस्प्यूट है। गवर्नमेंट बोल रही है ला भाई 100 रुपये वाला, और जो मेरा कंपनी वाला है वो बोल रहा है कि नहीं भाई मेरी लाइबिलिटी तो 80 रुपये की बनती है, तो वो हो गया डिस्प्यूट। तो क्या होगा, अपील होगी, भिड़म भीड़ होगी। तो अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, और फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जहाँ पे डिस्प्यूट पेंडिंग पड़ा है। तो ये स्टेट ड्यूज का छोटा सा था। फिर लास्ट वन इज ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड। ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया और इनकम टैक्स में जाके मैंने उल्टी कर दी कि हाँ भाई सर ये मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो सॉरी सर मैंने फाइनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं करा था, बट मैं मानता हूँ कि मैंने गलती करी है, मैं एथिक्स के साथ नहीं चला हूँ, सो प्लीज़ ये वाला आप मेरे को रिकॉर्ड कर दो, और इस पर जो भी टैक्स लगाना है, जो भी पेनल्टी लगानी है वो लगा दो। तो ऑडिटर को टैक्स असेसमेंट्स के रिकॉर्ड भी चेक करने पड़ेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकम वहाँ पे नहीं बता रहा और यहाँ पे बता रहे हैं। सो सर इसी के साथ हमारे होते हैं 8 क्लोज खत्म। बढ़िया से, होप सो आपको पसंद तो आया ही होगा वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक करोगे तो आपको और मजा आएगा और लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगा। सो लाइक पक्का कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। एंड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो यू कैन रीच आउट टू मी एट माई व्हाट्सएप नंबर 7990722766। जय हिंद, जय भारत, जय ICI। थैंक यू सो मच।